देश के दिग्गज बिजनेस टाइकून और टाटा मोटर्स के मुखिया के निधन से देश को बड़ी क्षति हुई है। वे टाटा ग्रुप के सभी कर्मचारियों का खूब ख्याल रखते थे। आज रतन टाटा के निधन के बाद उनके जीवन काल से जुड़ी कुछ कहानियों की चर्चा करते हैं। देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सादगी भरे मिजाज और जिंदा दिली से उन्होंने करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया है। ये रतन टाटा ही थे जिन्होंने टाटा मोटर्स को ग्लोबल ब्रांड बनाया। उनसे जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जिससे लोग इंस्पायर होते हैं, तो वो हमेशा अपने कर्मचारियों की हर संभव मदद के लिए तैयार रहते थे। ऐसा ही एक किस्सा आपको बताने जा रहे हैं जब रतन टाटा ने अपने स्टाफ के लिए गैंगस्टर से भिड़ गए थे। एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने बताया था कि साल 1980 में एक गैंगस्टर उनके कर्मचारियों को परेशान करता था, यहां तक कि उसने कई कर्मचारियों के साथ मारपीट की और रंगदारी की मांग की। रतन टाटा ने बताया कि वो गैंगस्टर का टाटा यूनियन पर कब्जा करना चाहता था। इसके लिए उसने टाटा के कई कर्मचारियों को बहला फुसलाकर अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी। रतन टाटा के अनुसार वो कुछ भी करके टाटा ग्रुप को नुकसान पहुंचाना चाहता था। हालात ये हो गए थे कि उस गैंगस्टर के डर से कई कर्मचारियों ने काम पर आने से मना कर दिया। इसके बाद रतन टाटा खुद कंपनी के उस प्लांट पर गए, काफी दिनों तक वहीं रुके। एक सच्चे लीडर की तरह उन्होंने वहां गैंगस्टर का सामना किया और अपने कर्मचारियों को उसके भय से मुक्त किया। हालांकि फिर बाद में उस गैंगस्टर की गिरफ्तारी हो गई थी। उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए राजनेताओं, उद्योग जगत की जानी मानी हस्तियां सहित विभिन्न क्षेत्रों के हजारों लोग पहुंचे थे। गुरुवार यानी 10 अक्टूबर 2024 को मुंबई स्थित राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र एनसीपीए पहुंचे। कोलाबा स्थित उनके घर से सफेद फूलों से सजे 100 वाहन में उनका पार्थिव शरीर एनपीए लाया गया। इसके बाद पार्थिव शरीर को तिरंगे के साथ एक ताबूत में रखा गया। इसी प्रकार एक और कहानी आपको बताते हैं। रतन टाटा ने ऐसा काम किया था कि पूरी दुनिया उनकी फैन थी। वैसे तो उन्होंने अपने जीवन में कई अवार्ड हासिल किए थे, लेकिन एक अवार्ड जो विदेश में उनको मिलना था, यह पूरा मामला था 2018 का। 2018 में ब्रिटिश राजघराना ने फैसला किया कि रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करें। खुद प्रिंस चार्ल्स ने उन्हें यह अवार्ड देने का फैसला किया था। इसके लिए बकिंगम पैलेस में समारोह रखा जाने की तैयारी थी। बिजनेसमैन सुहेल सेठ ने एक इंटरव्यू में इस किस्से को याद किया था। उन्होंने बताया था कि मैं जैसे ही लंदन में लैंड किया, मैंने देखा टाटा की 11 मिस कॉल थी। मैंने उन्हें तुरंत फोन लगाया। सामने से बोला गया कि मैं अवार्ड लेने के लिए नहीं आ रहा हूं। सुहेल हैरान थे, लेकिन जानते थे कि बिना कारण टाटा कभी ऐसे फैसला नहीं लेते। ऐसे में जब उन्होंने कारण जानने की कोशिश की तो उन्हें बताया गया कि टाटा के पेट स्टॉक्स की तबीयत ठीक नहीं थी और वे उन्हें उस हालत में छोड़ नहीं सकते। यह बात तब प्रिंस चार्ल्स को जब पता चली तो उन्होंने रतन टाटा की काफी तारीफ की थी और उन्हें एक महान इंसान बताया था। रतन टाटा एक ट्रेन पायलट थे। यह बात कम ही लोग जानते हैं कि उनके पास विमान उड़ाने का लाइसेंस भी था। इसी वजह से 2004 में जब उनके कर्मचारी की तबीयत खराब हुई, उसे तत्काल इलाज की जरूरत पड़ी, टाटा खुद प्लेन उड़ाने को तैयार हो गए। असल में 2004 में पुणे में टाटा मोटर्स के एमडी प्रकाश एम तिलक की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत मुंबई रेफर कर दिया गया। अब बाय रोड अगर पुणे से मुंबई जाते तो देर हो सकती थी। ऐसे में एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करने की कोशिश हुई, लेकिन एमडी प्रकाश की किस्मत ऐसी रही कि उस दिन रविवार पड़ा और कई घंटे तक एयर एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं हो पाया। इस वजह से रतन टाटा ने सामने से बोल दिया, प्लेन मैं उड़ाऊंगा। सब हैरान थे, लेकिन टाटा एकदम तैयार थे। उनके लिए हर कीमत पर अपने कर्मचारियों की जान बचाना जरूरी था। अब उन्होंने फैसला कर प्लेन उड़ाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। उन्हें बताया गया कि एयर एम्बुलेंस का इंतजाम हो गया। ऐसे में टाटा ने प्लेन तो नहीं उड़ाया, लेकिन उस कर्मचारी की जान बची। टाइपराइटर से टाटा ने बनाया था अपना पहला जॉब रिज्यूम। रतन टाटा कहने को तो टाटा ग्रुप के साथ कई दशकों तक जुड़े रहे, लेकिन उनकी पहली नौकरी टाटा के साथ नहीं थी।
वे तो अमेरिका में सेटल होने का मन बना चुके थे, लेकिन किस्मत उन्हें भारत लेकर आई, क्योंकि 1962 में उनकी दादी की तबीयत खराब हुई थी। उस समय टाटा ने एक बड़ी कंपनी आईबीएम के साथ नौकरी करना शुरू कर दिया था। लेकिन जेआरडी टाटा चाहते थे कि रतन टाटा ग्रुप के साथ जुड़ जाए। बस किस्मत ने वही पलटी ली और रतन टाटा से उनका रिज्यूम मांगा गया। अब दिलचस्प बात यह है कि आईबीएम के दफ्तर में बैठकर उनके पुराने पड़े एक टाइपराइटर का इस्तेमाल कर रतन टाटा ने अपने लिए टाटा ग्रुप के लिए एक रिज्यूम बनाया। उस रिज्यूम को उन्होंने जेआरडी टाटा को भेजा और तब जाकर उनका सफर टाटा ग्रुप के साथ शुरू हुआ था। एक और दिलचस्प कहानी, अपमान का घूंट पिया फिर खरीद डाली विदेशी कंपनी। दरअसल रतन टाटा इरादों के पक्के थे, एक बार फैसला कर लेते तो कभी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन 1998 में जब टाटा मोटर्स ने इंडिका गाड़ी लॉन्च की, उन्हें अपने जीवन का एक बड़ा झटका लगा। सपने देखे तो थे उसे पैसेंजर गाड़ी में नंबर 1 बनाने के, लेकिन लोगों का फीडबैक उससे उलट रहा। गाड़ी की बिक्री काफी कम हुई, कंपनी नुकसान में चली गई, करोड़ों की चपत लगी। तब रतन टाटा को उनके बोर्ड के सदस्य कहने लगे कंपनी बेच देनी चाहिए। रतन टाटा का मन नहीं था, लेकिन और नुकसान झेलते तो इसकी आज कर्मचारियों तक आ जाती। ऐसे में रतन टाटा ने अपनी टाटा मोटर्स को ही बेचने का फैसला कर लिया। वे बेचने का प्रस्ताव लेकर अमेरिकी कंपनी फोर्ड के पास चले गए। तब फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के साथ उनकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में रतन टाटा को अपमान का घूंट पीना पड़ा। फोर्ड के मालिक ने उनसे दो टूक शब्दों में कह दिया, जिस व्यापार की आपको जानकारी नहीं, आपने इतना पैसा लगा कैसे दिया। फोर्ड के साथ वो डील कैंसिल कर दी गई और रतन टाटा ने जीतोड़ मेहनत कर टाटा मोटर्स को फिर से खड़ा कर दिया। किस्मत का चक्र ऐसा घुमा कि 2008 में फिर टाटा ने ही जेएलआर कंपनी को खरीद लिया। यह वही कंपनी थी जो फोर्ड के अंदर आती थी और लैंड रोवर जैसी गाड़ियां बनाती थी। एक और कहानी जो टाटा को मिसाल बनाती है, जब देश पर हमले हुए 26/11 का हमला, 26/11 के पीड़ितों से मिलने के लिए टाटा उनके घर तक पहुंच गए। रतन टाटा दिल के काफी साफ थे, दूसरे के दर्द को बखूबी समझते भी थे और उन्हें कम करने की पूरी कोशिश भी करते थे। उनकी दरियादिली का एक रूप 2008 में 26/11 के आतंकी हमले के दौरान भी देखने को मिला था। उस समय होटल में कई मासूमों की जान गई थी। उनके टाटा ग्रुप के कई कर्मचारियों को भी उस हमले का दंश झेलना पड़ा। कई परिवार बर्बाद हो गए। तब रतन टाटा ने बिना समय गवाए 80 ऐसे परिवारों से जाकर खुद मुलाकात की थी, उन्हें सांत्वना दी और उनके बच्चों की शिक्षा का सारा खर्च उठाया। तब उन्होंने पैसा दिया, यह बड़ी बात नहीं थी। उनके दिल में जो भाव उठे, जिस नियत के साथ वे खुद सभी परिवार से मिले, उसने उन्हें महान बना दिया। खुद टाटा ने कभी अपनी उस मदद का जिक्र नहीं किया। यह बताने के लिए काफी रहा कि वो लोकप्रियता के लिए कभी मदद नहीं करते थे, बल्कि वो नियत से काम करते थे। रतन टाटा एक समय के साथ सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय हो गए थे। इंस्टाग्राम पर उनकी तरफ से कई तस्वीरें शेयर की जाती थी। ऐसी एक पोस्ट उन्होंने तब शेयर की जब इंस्टाग्राम पर उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। उन्होंने जमीन पर बैठी अपनी एक तस्वीर शेयर की और लोगों का शुक्रिया अदा किया। अब वैसे तो हर कोई उन्हें शुभकामना दे रहा था, लेकिन एक महिला ने अजीब सा पोस्ट किया। उनकी तरफ से लिखा गया था, बधाई हो छोटू। अब महिला का यह रवैया दूसरे लोगों को अखर गया। उन्होंने इसे टाटा के अपमान के साथ जोड़ दिया, उसे खूब फटकार लगाई, ट्रोलिंग शुरू कर दी गई। लेकिन तब रतन टाटा ने एक कमेंट लिखा और सारे ट्रोलर चुप हुए। उन्होंने कहा कि मैं उस युवा महिला की तारीफ करता हूं जिन्होंने अपने मन की बात कही। उम्मीद करता हूं कि वे आगे भी इसी तरीके से लिखती रहेंगी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि बच्चा तो हर किसी के अंदर होता है। ऐसे में इस महिला को सम्मान दीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। अब यह बताने के लिए काफी है कि आलोचकों को भी रतन टाटा काफी विनम्रता से लेते थे। रतन टाटा सिर्फ सौम्य सौभाग्य नहीं थे, वे काफी सच्चे भी थे। उन्हें उनकी तारीफ से गुरेज नहीं थी, लेकिन किसी भी तरह की झूठी तारीफ वो स्वीकार भी नहीं करते थे। ऐसा ही एक वाक्य इस साल T20 वर्ल्ड कप के दौरान देखने को मिली, जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया।
तब राशिद खान स्टार प्लेयर साबित हुए। सोशल मीडिया पर खबर चल पड़ी, राशिद खान को रतन टाटा 10 करोड़ रुपए देंगे। अब जैसे टाटा की शख्सियत रही, सभी ने इस बात पर भरोसा कर लिया। हर कोई टाटा की तारीफ करने लगा। एक विदेशी खिलाड़ी को ऐसी मदद देनी बड़ी बात थी, लेकिन कुछ घंटे बाद ही रतन टाटा का सच्चा कबूलनामा आ गया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, मैंने किसी प्लेयर को 10 करोड़ रुपए नहीं दिए, मेरा क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। अब कुछ लोगों को यह थोड़ा कठोर लगा, लेकिन इसमें टाटा की ईमानदारी और सच्चाई छुपी थी। उन्होंने झूठी तारीफ से अच्छा सच बताना बेहतर समझा कि अपने घर पे बजने वाले लैंडलाइन फोन को टाटा खुद उठाते थे। रतन टाटा से कम कारोबार और हस्ती वाले व्यापारी भी घर पर फोन उठाने के लिए सचिवालय रखते हैं, लेकिन रतन टाटा के घर का जो टेलीफोन नंबर सार्वजनिक था, उस पर आने वाले हर कॉल को यथासंभव वो खुद उठाते थे। 1991 में जब रतन टाटा को पहली बार चेयरमैन बनाया गया, तो उनके लिए मुंबई का वो बंगला सजाया गया जिसमें उनसे पहले टाटा सन्स के 53 साल चेयरमैन रहे भारत रत्न JRD टाटा रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी उस बंगले को अपना घर नहीं बनाया। कोलाबा के 2 कमरे वाले फ्लैट में ही रहे। लगभग 5-6 साल पहले रतन टाटा बढ़ती उम्र की जरूरतों के लिहाज से खुद के बनाए एक बंगले में शिफ्ट हो गए थे। रतन टाटा पहली पारी में 21 साल चेयरमैन रहे। जब तक वो चेयरमैन रहे, JRD टाटा वाले बंगले के बदले कोलंबा में बख्तावर अपार्टमेंट के अपने 2 कमरे के साधारण फ्लैट में ही रहे। पहले फ्लोर पे रतन टाटा का घर और दूसरे फ्लोर पर उनकी सौतेली मां सिमोना टाटा का घर था। टाटा ग्रुप के वारिस के तौर पर जिन नोएल टाटा के नाम की चर्चा होती है, वो सिमोन और नवल टाटा के बेटे हैं। रतन टाटा के कोलावा वाले फ्लैट में जो सबसे महंगी चीज थी, वो थी बोस कंपनी का म्यूजिक सिस्टम। इसके अलावा घर में बस जरूरत की चीजें थी, दिखावे का कोई सामान नहीं था, चाहे देश की हो या विदेश की। रतन टाटा हवाई सफर के दौरान आम लोगों के साथ कतार में लगते थे और अपना सामान खुद ही उठाते थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इसके गवाह रहे हैं। जब उनके नेवते पर रतन टाटा एक अस्पताल का उद्घाटन करने औरंगाबाद गए थे, औरंगाबाद एयरपोर्ट पर नितिन गडकरी ने रतन टाटा की आवभगत के लिए कई लोग रखे थे, लेकिन उन्होंने अपना बैग खुद उठाया। नितिन गडकरी से बोले, मेरा बैग मैं ही उठाऊंगा। रतन टाटा जब एयर इंडिया के चेयरमैन बनाए गए, तो उनकी कंपनी प्रमुख के नाते अपनी कार जहाज तक ले जाने की इजाजत दी थी, लेकिन रतन टाटा आम लोगों की तरह हवाई जहाज में सफर करते रहे। कंपनी के दूसरे डायरेक्टर इस सुविधा का नियमित इस्तेमाल करते थे, जिस पर वो चकित रहते थे। रतन टाटा हमेशा साफ सुथरे और ढंग से कपड़े पहनते थे, लेकिन ये कपड़े विदेश से नहीं आते थे। रतन टाटा पर किताब लिखने वाले शैलेश कोठारी ने जब एक बार पूछा कि सूट कहां से सिलवाते हैं, तो रतन टाटा ने बताया कि वो कोलाबा के ही एक लोकल दर्जी से सूट सिलवाते हैं। ये सुनकर कोठारी चौंक गए थे। रतन टाटा ने कंपनी के लिए एक आचार संहिता बनाई थी और खुद आगे बढ़कर उसका पालन किया करते थे। टाटा ग्रुप फिर से एयरलाइंस बिजनेस में आना चाहती थी, लेकिन कंपनी की लाइसेंस की अर्जी अटकी हुई थी। तब उनसे एक बिचौलिए ने कहा कि किसी आदमी को पैसा देने से काम हो जाएगा। रतन टाटा ने घूस देकर काम कराने से मना कर दिया। रतन टाटा ने कंपनी की आचार संहिता ने उल्लंघन में फंसे अपने भरोसेमंद लोगों को भी कोई रियायत नहीं दी। जब उनसे प्रिय वित्तीय सलाहकार और टाटा फाइनेंस के प्रमुख दिलीप पेटसे के बारे में पता चला कि बिना कंपनी को बताए उन्होंने खुद से कंपनी में भारी निवेश किया है, तो उनकी सहमत आ गई। रतन टाटा ने सुनिश्चित किया कि न सिर्फ दिलीप बोर्ड से निकाले जाए, बल्कि उन पर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज कराए जाए। रतन टाटा एक शाम मुंबई के ताज होटल में जोडिकल ग्रिल रेस्तरां में शैलेश कोठारी और मीडिया समूह के अध्यक्ष के साथ डिनर कर रहे थे। डिनर के बाद वेटर ने रतन टाटा को बिल पकड़ा दिया। रतन टाटा ने एक कार्ड से पेमेंट कर दिया।
मीडिया कंपनी के प्रेसिडेंट भौचक्के रह गए। उन्होंने रतन टाटा से पूछा कि आपके अपने ही होटल ने आपको बिल कैसे दिया। रतन टाटा ने उनसे कहा, फिर कॉर्पोरेट में मानक कैसे स्थापित होगा, आपको खुद उदाहरण बनकर इसे कायम करना होगा। इस बीच एक पुस्तक के लेखक ने कहा कि जब भी वो कभी रतन टाटा के साथ किसी रेस्तरां में डिनर करने जाते तो कुछ देर बाद मैनेजर रतन टाटा की कार की चाबी दे जाता था। जब शैलेश ने उनसे पूछा कि क्या माजरा है, तो रतन टाटा ने कहा कि वो नहीं चाहते कि उनका ड्राइवर निर्धारित समय से ज्यादा उनकी ड्यूटी में रहे। ड्राइवर का परिवार है और वो उसी समय अपने परिवार और बच्चों के साथ होना चाहिए। डिनर के बाद अक्सर वो अपनी कार खुद चलाकर घर लौटते थे। रतन टाटा की खुद कार चलाने की कहानी नितिन गडकरी ने भी सुनाई है। गडकरी ने बताया कि एक बार रतन टाटा उनके घर आने वाले थे। उन्हें रतन टाटा का फोन आया और वो रास्ता पूछने लगे। जब नितिन गडकरी ने ड्राइवर और सुरक्षा के बारे में पूछा तो रतन टाटा ने बताया कि वो अकेले हैं और खुद गाड़ी चलाकर आ रहे हैं। रतन टाटा की सादगी की एक कहानी उत्तर प्रदेश के मंत्री और पूर्व आईपीएस अफसर असीम अरुण ने भी साझा की है। असीम अरुण तब प्रधानमंत्री और उनके सुरक्षा के लिए बनाए गए स्पेशल फोर्स के ग्रुप में तैनात थे। एसपीजी के एक कार्यक्रम में रतन टाटा को आमंत्रित किया गया था। असीम उन्हें रिसीव करने ताज मानसिंह होटल गए थे, जहां उन्होंने देखा कि टाटा किसी स्वीट के बदले एक सामान्य कमरे में रुके थे। रतन टाटा कार और ड्राइवर के साथ निकले। असीम को भी अपनी ही कार में बिठा लिया। असीम ने पहले से एसपीजी की एक पायलट कार उनके आगे चलने के लिए लगा रखी थी। रतन टाटा ने जैसे यह नोटिस किया, उन्होंने असीम से कहा कि आगे इससे हटवा दीजिएगा। जब तक वो कार आगे चलती रही, रतन टाटा बेचैन रहे। असीम अरुण ने उनसे तब पूछा था कि आपके साथ कोई सुरक्षा क्यों नहीं है, तो रतन टाटा ने कहा था कि उन्हें किससे खतरा हो सकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।